गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जानने जा रहे हैं डबल सर्कुलेशन के बारे में। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डबल सर्कुलेशन। ओके, नाउ इसके बारे में हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने सर्कुलेशन का पूरा चैप्टर भी पढ़ा है, लेकिन क्योंकि सिलेबस नया है तो इसके हिसाब से हमें थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पहली बात आपने क्या जान लेना है कि what we mean by a double circulation. When blood pass through the heart twice, मतलब हार्ट में से ब्लड कितने बार जाना चाहिए? 2 बार जाना चाहिए। एक जब कार्डियक साइकिल होंगी, है ना, एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होंगी तो हार्ट में 2 बार ब्लड जाना चाहिए। कितने बार? 2 टाइम्स ब्लड जाना चाहिए, तब उसको अपन क्या कहेंगे? डबल सर्कुलेशन। ओके, अब जनरली क्या होता है ना, आपने तो ये पता ही आपको कि दैट हार्ट इज बेसिकली पंप द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, होता क्या है कि जबकि सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 वाला ब्लड कहाँ पे लाती है? राइट एट्रियम में लाती है। फिर राइट एट्रियम के थ्रू एक वॉल के थ्रू, जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। उसके थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से भी राइट वेंट्रिकल में आता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके जाती है? लंग्स में। और फिर लंग्स क्या करता है? लंग्स CO2 ले लेता है, सॉरी, लंग्स जो होता है वो ऑक्सीजन ले लेता है और ब्लड में दे देता है, और जो ब्लड का CO2 होता है वो लंग्स में आ जाता है ना। तो ऐसा जब होता है तो एक्सचेंज होता है गैस का, ऑक्सीजन और CO2 का इस साइड में। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था यहाँ पे, वो क्या बन गया अभी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है पल्मोनरी वेन के साथ निकल के कहाँ पे ओपन होता है? आपके लेफ्ट एट्रियम में ओपन होता है। और जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर डॉर्सल एओर्टा, और डॉर्सल एओर्टा से बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को पंप करे, फिर लंग्स में जाके ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाए, और फिर वो हार्ट में रिटर्न हो जाए, किसके थ्रू? जब वो हार्ट में रिटर्न जाए, when it goes return to heart as in the form of oxygen। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में से ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, लंग्स में जो ऑक्सीजन था वो ब्लड में डाला गया, और ब्लड का जो CO2 था वो लंग्स में डाला गया, और लंग्स ने CO2 को बाहर फेंक दिया। अब लंग्स में जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था पल्मोनरी वेन के थ्रू पास हो जाएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम तक। तो क्या हुआ? हार्ट में आया, फिर बाहर निकला, फिर से हार्ट में आया, तो 2 बार हुआ ये चीज़। इसीलिए क्या बोला अपन ने? डबल सर्क्यूलेशन। अब ये याद रखिए कि वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब ये पल्मोनरी सर्कुलेशन चलती है। ये जो अपन ने देखा था हार्ट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया हार्ट ने? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, है ना, टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। यहाँ पे क्यों किया ब्लड? ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर वहाँ से ब्लड निकला पल्मोनरी वेन से होते हुए वो गया लेफ्ट एट्रियम में। यहाँ तक का जो सफ़र है उसको अपन क्या कहेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो स्टार्ट कहाँ पे हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन? राइट वेंट्रिकल में, और एंड कहाँ पे हुआ? वो left atrium में। So the circulation which start at right ventricle and end at left atrium is a pulmonary circulation। okay, अब वही अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन की अगर बात की जाए तो when oxygenated blood pump from heart towards the various body part, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो अगर हार्ट से बॉडी के अलग अलग पार्ट को जाता है लंग्स को छोड़ के, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और फिर वही से रिटर्न बैक मारता है और कहाँ पे आता है? हार्ट में आता है।
एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कैसे होता है देखिए, मैंने बोला कहाँ पे स्टार्ट हुआ, जो सफ़र था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ। सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ पे गया, एओर्टा में गया। एओर्टा से ब्लड कहाँ पे गया, बॉडी ऑर्गन्स में गया, और बॉडी ऑर्गन्स ने उस ब्लड में से ऑक्सीजन ले लिया और ब्लड को CO2 दे दिया। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो जो बॉडी ऑर्गन से निकलने वाली जो वेन्स थी आगे जाके क्या बन गई, सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा, जिनके पास अब CO2 था, ऑक्सीजन बहुत कम था, CO2 बहुत ज़्यादा था। ऐसा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे ओपन हुआ, फिर राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम में आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा, बरोबर। तो ये जो सफ़र था जो लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ और राइट एट्रियम में ख़त्म हुआ, उसको अपन ने कहा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब दोनों सर्कुलेशन एक साथ ही हार्ट में काम करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन, है ना। इसलिए नाम क्या दिया गया है, डबल सर्क्यूलेशन। ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ डबल सर्क्यूलेशन, सिंपल। अब हम थोड़ा बहुत क्या करते हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, अब हम क्या करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं ह्यूमंस में। वैसे आपको ये पढ़ाया गया है लेकिन फिर भी एज अ रिपीटेशन आपको एक करवाया जा रहा है, ठीक है। नाउ अब हम देखने जा रहे हैं सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो अब सबसे पहले याद रखना है हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमंस की, वो दो भागों में डिवाइड की गई है, ठीक है। एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और दूसरी है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ऐसी दो प्रकार की सिस्टम है। जब मैं बात करता हूँ ब्लड सिस्टम में, तो उसमें सबसे छोटी कौन होती है, ब्लड कैपिलरीज। फिर उससे थोड़े से छोटे कौन आते हैं, आर्टेरियोल एंड वेन्यूल्स। फिर क्या आते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। और फिर आता है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी। ये रहेगा आपका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में रहने वाले जो वेसल्स है वो किस प्रकार से है उनके। तो सबसे छोटी होगी ब्लड कैपिलरीज, उससे थोड़ा सा बड़ा आर्टेरियल वेन्यूल्स, उससे थोड़ा सा बड़ा अपने आर्टरीज एंड वेन्स, और सबसे बड़ा एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ओके, नाउ जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें पाई जाती है लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक डक्ट। ठीक है, ऐसे तीन चीज़ें पाई जाएंगी लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है, सिंपल है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस में दो प्रकार के, एक होती है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरी होती है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो हम सबसे पहले भी किसके बारे में जानने जा रहे हैं, और ट्राई टू नो अबाउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम।
इसके बारे में अपन सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट वी मीन बाय ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ओके, तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में अपने ये जान लेना है कि इसमें 3 कंपोनेंट आएंगे, है ना। तो पहला कंपोनेंट कौन रहेगा आपका, खुद आपका ब्लड, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, ब्लड वेसल्स, और तीसरा कंपोनेंट क्या रहेगा, हार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है ना, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ओके, अब जब हम थोड़ा सा ब्लड कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं, ब्लड कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, तो कुछ बातें हमें पता है। जैसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि ब्लड की स्टडी को अपन क्या कहते हैं, याद रखना, स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी। क्या कहते हैं ब्लड स्टडी को, हेमाटोलॉजी, ठीक है। अब जनरली कोई भी एडल्ट रहा जिसकी एज ना 20 से लेके 56 के बीच हो, है ना, उसमें जनरली 4 to 6 लीटर ब्लड रहता है। तो एक एडल्ट में कितना ब्लड रहता है, 4 to 6 लीटर। लड़कियों में ये वैल्यू 3 to 5 आती है, लड़कों में ये वैल्यू 4 to 6 आती है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको ना। अब ब्लड क्या है एक्चुअली में, अगर ब्लड का डेफिनेशन देने जाएंगे तो क्या है ब्लड, व्हाट वी मीन बाय ब्लड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लड, है ना। सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड बना कैसे, देखो, हम ऐसे बनने के पहले, है ना, एक छोटा सा सेल हुआ करते थे, इसको अपन क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, है ना। तो समझ के चलो ये जाइगोट था, और फिर जाइगोट का आगे जाके इस प्रकार से बहुत सारे सेल बने, इसको अपन ने क्या कहा, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, और इस ब्लास्टोसिस्ट के बाद 3 लेयर बनी। ओके, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद बना गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला में 3 लेयर बनी। मैं 3 लेयर को 3 अलग अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक और दिखा देता, ठीक है। तो ये हो गई ऊपर की लेयर एंडोडर्म, जो ऑरेंज वाली है उसको कहेंगे अपन मीजोडर्म, और जो रेड वाली है उसको कहेंगे अपन एक्टोडर्म। ओके, ऐसे 3 जर्मिनल लेयर बनती है, हम बनने के पहले ये 3 जर्मिनल लेयर बनती है, ठीक है। तो ये जो बीच वाली लेयर है ना, इससे हमारा ब्लड बना है ना, इसलिए कहते हैं कि ब्लड इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। क्या कहते हैं ब्लड को, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। समझ में आपको क्या हुआ तो भी यहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका ब्लड होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, ठीक है। ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। जो ब्लड है आपका वो कितने कंपोनेंट से बना, वो 2 कंपोनेंट से बनता है, ठीक है। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट कौन से हैं, आपको खुद ही पता है। एक है ब्लड एलिमेंट, और दूसरे कौन से हैं, प्लाज्मा। ब्लड एलिमेंट एंड प्लाज्मा। ब्लड एलिमेंट में कौन कौन आएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में कौन कौन आएगा? प्लाज्मा इज बेसिकली फ्लूइड है। अब इस प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, कुछ हद तक वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होता है, आर्टरियल ब्लड गैसेस होते हैं, वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो जनरली ब्लड का कंपोजिशन बताते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड वेसल्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लड वेसल्स में क्या क्या पाया जाता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ब्लड के प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले आप ये जान लेना है कि जो ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है ना, ब्लड प्लाज्मा का जो पीएच होता है वो नियर अबाउट 7.3 टू 7.4 में फ्लक्चुएट होता है। ठीक है, इसके बाद ब्लड प्लाज्मा में डेफिनेटली 90% तो वाटर ही होता है। क्या होता है? 90% वाटर होता है ना। याद रखना 90% क्या होता है? वाटर होता है। इसके बाद 7 to 8% क्या रहते हैं? इसके प्रोटीन रहते हैं। कितने रहते हैं? 7 to 8%। इसके अलावा क्या रहता है? जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है। सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, आयरन आता है। ठीक है, इसके बाद मैंगनीज आता है, क्लोराइड आता है, बाइकार्बोनेट आता है। ये सभी इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं वो जनरली कितने पाए जाते हैं? 1%। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं कुछ इसमें फूड भी पाया जाता है, फूड पार्टिकल्स भी होते हैं। फूड पार्टिकल्स में मैं सबसे पहले नाम लूँगा ग्लूकोज का, क्योंकि सोल एनर्जी सोर्स है हमारे बॉडी का। अमीनो एसिड रहते हैं, फैटी एसिड रहते हैं, एवन ट्राइग्लिसराइड्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा जब मैं आपके ब्लड की बात करता हूँ तो उसमें हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि T3, T4, TSH, एल्डोस्टेरॉन, ये अलग अलग टाइप के मैं हार्मोन बता रहा हूँ। ADH वगैरह वगैरह ये पाए जाते हैं। कुछ हद तक विटामिन भी होते हैं। और ऑफ कोर्स ब्लड क्लॉट ना हो जाए इसलिए इस प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? हेपेरिन, जो एक प्रकार का क्या है? एंटीकोगुलेंट। क्या एक प्रकार का? एंटीकोगुलेंट। ठीक है, इसके अलावा ब्लड में प्लाज्मा में कोलेस्टेरॉल होता है। ठीक है, वैसे कोलेस्टेरॉल प्लाज्मा में तो होता ही है लेकिन सेल मेम्ब्रेन में भी होता है। ठीक है, ये हो गया कोलेस्टेरॉल। इसके अलावा हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ पाई जाती है। कौन सी वाली? IgM। IG मतलब इम्यूनो ग्लोबुलिन। ओके, ये वाली एंटीबॉडी है ना, किस फॉर्म में? पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाती है, ब्लड में रहती है। ठीक है, इसके अलावा फिर ब्लड में प्लाज्मा में डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड CO2 रहता है। इसके अलावा मैं जब एंजाइम्स के बारे में बात करता हूँ तो एंजाइम्स भी रहते हैं।
अब मैं कितनी लिस्ट बताऊँ आपको। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, देन SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सोलोएसिटेट ट्रांसअमीनेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, ऐसे अनगिनत अलग अलग टाइप के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो ये हो गए प्लाज्मा के कंपोनेंट। ओके, ठीक है, थैंक यू।